बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। पूर्वज किसी जमाने में अमीर रहे होंगे, पर अब बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। अब तो मुश्किल से 1000 रुपए भी कमा लें तो गनीमत थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था, जो कि डिग्री पास था और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह घर पर रहकर ही अभी बड़े भाई के लाड में बेफिक्र दिन गुजार रहा था। दोनों भाई एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। एक दिन, मुझे तो लगता है आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, मुझे इस बात से ऐतराज है। कोई स्त्री एक परिवार में क्यों नहीं रह सकती? अरे, तुम दूसरों के निपटारे मत करवाया करो। अब किसी के घर आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। ये भी तो सही है। आनंदी एक अमीर परिवार की सुंदर और सुशील लड़की थी। सभी ऐशो आराम में पली बढ़ी थी, पर 7 बहनों में चौथे नंबर की थी। तीनों बहनों का विवाह तो काफी ले देकर हो गया, पर आनंदी के वक्त पिता ने थोड़ा हाथ खींच लिया। अभी 3 बहनें और ब्याहनी थी। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपनी ससुराल के रहन सहन में ढलने की कोशिश कर रही थी। एक दिन, भाभी, ये 2 चिड़िया लाया हूं, जल्दी से पका दो, बहुत भूख लगी है। मैं अभी आया। अरे, ये तो बस 1 पाव ही घी है, ये सारा तो मांस बनाने में ही लग जाएगा। सारा ही डाल देती हूँ। अरे, बन गया खाना, पर दाल में तो घी ही नहीं है। सारा घी मांस बनाने में ही पड़ गया। क्या? पर अभी तो परसों ही घी आया था, सारा निपटा दिया। तो क्या, 1 पाव ही तो था, इतना तो पड़ ही जाना था। देखो भाभी, मायके में तुम्हारे भले ही घी की नदियां बहती हों, पर यहाँ नहीं चलेगा ये सब। अरे, तुम मेरे मायके की बात करते हो? मेरे मायके में तो 1 पाव घी रोजाना का घर के नौकर चाकर ही खा जाते हैं। देखो भाभी, अपने मायके की अमीरी की धौंस मत दिखाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। क्या कर लोगे देवर जी? जी तो चाहता है तुम्हारी जुबान खींच लूं। ये रौब अपनी बीवी पर चलाना, मेरे आगे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। वो होते तो तुम्हारी इतनी हिम्मत न बढ़ती। लाल बिहारी सिंह अनपढ़ गवार की तरह बात को बढ़ा रहा था। उसने गुस्से में आनंदी को चप्पल फेंक कर मार दी। जिसके गुमान पर इतरा रही हो, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने उस वक्त तो अपने आप को बचा लिया, पर उस वक्त वो खून का घूंट पीकर रह गई और गुस्से में तिल मिलाने लगी। अब शनिवार इनके आने तक इस कमरे से बाहर भी निकल जाऊं या खा पी लूं तो मेरा नाम आनंदी नहीं। बस एक बार ये आ जाएं, फैसला हो ही जाएगा। आनंदी श्रीकंठ के आने के इंतजार में थी, पर शनिवार को जब वो आया, भैया, आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। वो बड़े घर की बेटी हैं, तो हम भी कोई गए गुजरे लोग नहीं हैं। आखिर बात क्या हुई? बात की शुरुआत भाभी ने की थी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, यूं ही अपने आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं। सारी बात सुनकर श्रीकंठ सिंह कुछ देर बाद अपने कमरे में जाता है। देख लो जी, तुम्हारे घर में मेरा किस तरह का अपमान हुआ है। मेरे ऊपर तुम्हारे भाई ने चप्पल फेंक कर मारी। वो तो मैंने अपना बचाव कर लिया, वरना आज मेरी एक आंख या सिर फूटा देखते। रुको, मैं अभी लाल बिहारी को बताता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई। पिताजी, मुझे अब यहां नहीं रहना। मेरी पत्नी के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो मैं सहन नहीं करूंगा। कल तक श्रीकंठ सिंह जो स्त्रियों के परिवार से अलग होकर रहने में गुस्सैल हो जाता था, आज खुद अलग होने की बात कर रहा था। बेटा, तू इतना बुद्धिमान होकर ऐसी बात कर रहा है? स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। बाबा, आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर आज मैंने अपनी पत्नी को रोते देखा है। ईश्वर को साक्षी मानकर मैंने आनंदी से 7 फेरे लिए थे। या तो अब लाल बिहारी इस घर में रहेगा या फिर मुझे रख लो। आपको यदि वो अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार अपने आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। बस ये मेरा अंतिम निश्चय है। बेटा, तू भी कैसी बच्चों सी बातें कर रहा है? वो तेरा छोटा भाई है, इस तरह से तुम कैसे अलग हो जाओगे? लाल बिहारी सिंह ये सब खड़ा सुन रहा होता है। वो श्रीकंठ सिंह का बहुत आदर करता था। श्रीकंठ का उस पर हार्दिक स्नेह था। जब वो इलाहाबाद से आता तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाता। भाई के स्नेह भरे पलों को याद कर और भाई के मुंह से
आज ऐसी दिल दुखाने वाली बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वो फूट फूट कर रोने लगा। भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूं। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना। इतनी बड़ी सजा तो मैंने नहीं सोची थी देवर जी के लिए। मुझे ही वापस सब ठीक करना होगा। सुनिए, देवर जी घर छोड़कर जा रहे हैं। अगर आज वो चले गए तो दुनिया यही कहेगी दोनों भाइयों में मैंने ही फूट डलवा दी। देवर जी रुक जाओ, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। सुनो जी, रोक लो। जब तक भैया मुझसे गिले शिकवे न मिटा ले मैं नहीं रुकूंगा। लाल बिहारी सिंह रोने लगा। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर बहुत खुश होते हैं। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। आनंदी ने समझदारी से बड़े घर की बेटी, बड़े दिल वाली होने का परिचय जो दिया था। रोशनी की शादी दीपक के साथ 6 महीने पहले ही हुई थी। जिस तरह हर लड़की ना जाने कितने अरमान लेकर ससुराल आती है, वैसे ही रोशनी भी आई थी। रोशनी बहू, कितनी रोटियां सेक रही है। देख, 3 तेरे ससुर जी की, 3 सुनील की, और मुझे तो कम भूख है। मेरी 2 सेक दे, बाकी अपनी देख ले। तू भी वैसे 2 रोटी ही खाएगी। अरे हाँ, याद आया, 2 रोटी सुबह की बची हुई है। मैं और तू एक एक वो ले लेंगे तो 8 रोटी बहुत रहेंगी। कैसे घर में आ गई, जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं। मेरा तो दिमाग खराब किया हुआ है। माँ, 6 महीने में इतनी कमजोर हो गई है आपकी बेटी। सासू माँ जब देखो रोटियां गिनती रहती हैं और हर वक्त टोकती रहती हैं। रोशनी बेटा, कोई बात नहीं, अपनी सास की बातों को दिल पर मत लगा। तू बस अपनी अच्छी बहू होने का फर्ज निभा। बाकी हर किसी की अपनी आदत होती है बोलने की। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद को ही बदल लो। तू चुप रहा कर, बोलने दिया कर जो भी बोले। रोशनी अपने काम में लग जाती है। अगले दिन, ये क्या रोशनी, तूने अभी तो दीपक के लिए चाय बनाई थी, अब दोबारा क्यों बना रही है? फ्राई पैन में बची हुई चाय रखी तो है, वही पी लेती। माँ जी, चाय थोड़ी देर भी पड़ी रहे तो उसका स्वाद बदल जाता है, और मुझे ताजी चाय पीने की आदत है। तो ये चाय मुझे दे दे, इतनी महंगी चीनी पत्ती दूध वाली चाय है। माँ जी, सिर्फ 2 घूंटी तो है, ये क्या पियोगे? मैं ताजी बना रही हूँ, पी लो। नहीं, तू ये 2 घूंटी दे दे, मुझे बहुत है। सच में ऐसी कंजूस सास मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ कहा तुमने रोशनी? नहीं माँ जी, मैं तो बस गीत गुनगुना रही थी। 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागत माँ से प्यारी सासू जी। 1 मिनट माँ जी, मैं अभी आई। क्या हुआ? चाय चढ़ाकर बाथरूम में कहाँ भाग रही है? रोशनी जैसे ही बाथरूम में जाती है उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। क्या हुआ? सारी चाय सूख गई, इतनी देर लगा दी। पता नहीं माँ जी, कल से थोड़ा जी मिचला रहा था, उल्टियाँ हो गई। अरे, बदहजमी हो गई होगी, जा नींबू चाट ले, ठीक हो जाएगा। पर बदहजमी कैसे माँ जी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। रोशनी कमरे में आकर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, क्या करूँ फिर, आप ही बताओ, जाऊँ फिर डॉक्टर के पास या अभी रुक जाऊँ? 1 दिन और देख ले बेटा, नहीं तो एक काम कर, दीपक से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली किट मंगवा लेना, हो सकता है तुझे दिन चढ़ गए हो। ठीक है माँ, कल तक देखती हूँ। रोशनी को शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। तभी, क्या बात है रोशनी, इतने छोले चावल किसके लिए बनाए थे जब खाने नहीं थे? ये लोग तो सुबह लंच ले गए, उसके बाद वैसे के वैसे ही पतीले रखे हैं। जब नहीं खाने थे तो बनाए क्यों? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अब रात को कुछ नहीं बनाना, यही पूरा हो जाएगा, समझी? कमला अपने कमरे में चली गई। रात में, रोशनी, ये कुकर में क्या बनाने की तैयारी है? छोले चावल रखे तो हैं, वही गर्म कर लेंगे। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी धुली मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही थी। छोले रात में भारी हो जाएंगे मुझे। ये सही है, 2 उल्टी आई नहीं कि ढीले पड़ जाओ। बस 1/4 मुट्ठी बनाना अपने लिए, हम तीनों तो सुबह वाले छोले चावल ही खा लेंगे। इतनी महंगाई है भाई। बेचारी रोशनी पहले ही तबीयत खराब से परेशान थी, ऊपर से कमला की कंजूसी। अगले दिन रोशनी को फिर उल्टियाँ होने लगती हैं। वो दीपक को बताती है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आता है। रोशनी चेक करती है। दीपक, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है रोशनी, मैं आज बहुत खुश हूँ।
क्या तू माँ बनने वाली है? चल ठीक है, अब थोड़ी बचत करनी शुरू कर दे। आगे 2 से 3 हो जाओगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। माँ जी, मैं दीपक के साथ डॉक्टर के पास होकर आती हूँ। अरे उसे क्यों परेशान कर रही है, उसे काम पर जाने दे, मेरे साथ चलना। दीपक काम पर चला जाता है। रोशनी कमला के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मैंने रोशनी का चेकअप कर लिया है, सब कुछ ठीक है। बस अपने खान पान का ध्यान रखना और कोई भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ताकत की दवाइयाँ और टॉनिक लेने हैं। कितनी फीस हुई डॉक्टर? जी 1500 रुपए। क्या 1500 रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं है, और दवाइयाँ अलग खरीदो। माँ जी अभी तो दो, घर जाकर सुना लेना। अब इतने पैसे यहाँ लग गए, दवाइयाँ भी 1200 की आ गई। अब ऑटो के 80 रुपए नहीं दूंगी, पैदल चल ले। पैदल चलना गर्भवती के लिए अच्छा होता है। कहाँ फंस गई मैं इन जैसी कंजूस के साथ। कमला और रोशनी घर आ जाते हैं। अब रोशनी गर्भवती थी तो उसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत थी, पर कमला की कंजूस आदत से वो कैसे पीछा छुड़ाती। एक दिन, रोशनी, ओ रोशनी, कहाँ है? माँ जी बाहर हूँ, ये दशहरी आम वाला भैया आया हुआ है, वही ले रही हूँ। ओ भैया, क्या भाव दे रहा है? अम्मा जी 70 रुपए किलो दिए हैं 2 किलो के। तुम 60 रुपए दे देना, बोनी का टाइम है। अरे क्या लूट मचा रखी है, औरतें देखकर भाव बढ़ा दिए। और ये आम तो हैं भी बिल्कुल बेकार पिलपिले से। पर माँ जी मेरा आम खाने का बहुत मन था। अच्छा तुझे आम खाना है, ये ले भैया 5 रुपए, ला एक आम दे दे। क्या अम्मा जी है इतनी कंजूसी, सिर्फ एक आम? तो क्या पूरा ठेला खरीद लूं? ला मुफ्त में दे, एक आम देगा, बड़ा आया बात करता है, चल जा यहाँ से। रोशनी गुस्से में घर के भीतर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब तुम ही बताओ माँ, इतनी कंजूसी, वो भी आम खरीदने में। मेरा इतना मन था आम खाने का। कोई बात नहीं, तो दीपक को बोल देना, वो शाम को लेता आएगा। उसी शाम रोशनी के ससुर रोशनी के लिए कुछ सामान लाते। कमला, ये देसी घी और थोड़ा ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू वगैरह लाया हूँ। रोशनी बहू को 9वां महीना लग गया है ना, उसे कुछ न कुछ खिलाती रहा करो। अरे आप भी ना, इतना देसी घी और ड्राई फ्रूट क्या करना था, थोड़े बहुत ही ले आते, बेकार की फिजूल खर्ची करते हो। लाओ दो, अच्छा मैं रसोई में रख देती हूँ। कमला सारे ड्राई फ्रूट और घी छुपा कर रख देती है। अरे इतने महंगे बादाम काजू थोड़े दे दूंगी, सारे खा जाएगी। ये घी भी एक कड़छी निकाल लेती हूँ, 1 हफ्ता तो चली जाएगा, बाकी छुपा देती हूँ। रोशनी को कुछ समझ नहीं थी, माँ से वो इतनी बात फोन पर नहीं कर पाती थी। एक दिन, माँ जी पता नहीं मेरे हाथ पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, क्या मैं डॉक्टर को दिखाऊं? अरे ये छोटी छोटी बातों के लिए रोजाना डॉक्टर की फीस बनाते रहो। ये सूजन से कोई डरने वाली बात नहीं होती, ये तो गर्भावस्था में मामूली बात है। कमला के मना करने पर रोशनी हॉस्पिटल की विजिट के लिए भी नहीं जाती। एक शाम, रोशनी क्या हुआ? आंखें खोलो रोशनी। माँ, बाबूजी जल्दी आओ, रोशनी बेहोश हो गई है। अरे बिस्तर पर लिटा दे, थोड़ा पानी के छींटे डाल, आ जाएगा होश। दीपक कोशिश करता है पर रोशनी होश में नहीं आती। वो रोशनी को हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर वहाँ रोशनी का चेकअप करती है। ये क्या हाल बना दिया है आपने रोशनी का? आपको पता भी है रोशनी का बीपी कितना बढ़ा हुआ है, और इनकी तो अपॉइंटमेंट थी 15 दिन पहले की, वो भी मिस की हुई है। आपकी इतनी बड़ी लापरवाही से रोशनी की जान भी जा सकती है। माँ, आपको पता था ना रोशनी को डॉक्टर के पास आना है? कमला घबरा चुकी थी, उससे बड़ी गलती हो चुकी थी। कमला, अब तो शर्म करो, इतनी कंजूसी, तुम अपनी ही बहू के साथ ये व्यवहार करोगी? मुझे नहीं पता था, वो तुम्हें माँ कहती है, उसने अपना मायका छोड़ हमारे घर को अपनाया है। अगर बहू या बच्चे को कुछ हो गया तो ऐसा ना हो सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़े। माँ, अगर आपको मेरे और रोशनी के रहने से कोई परेशानी है, बस एक बार रोशनी ठीक हो जाए, मेरा बच्चा सकुशल दुनिया में आ जाए, फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं दीपक, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी आंखों पर कंजूसी की पट्टी बंधी थी, मैंने सही को गलत नहीं समझा। दीपक के पापा, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं एक ऐसी सास हूँ जिसने अपनी ही बहू को मौत के मुंह में धकेल दिया। भगवान मुझे क्षमा कर दो। कमला रोने लगती है, तभी डॉक्टर आ जाती हैं। बधाई हो, बेटा हुआ है, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर आने के कुछ दिन बाद दीपक रोशनी से कहीं और चलकर रहने के लिए कहता है, पर रोशनी मना कर देती है। दीपक, माँ जी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कमला ये सब सुन लेती है। रोशनी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी आज तू मेरी परवाह कर रही है। नहीं माँ, माफी मत मांगो, बस अपना आशीर्वाद दो। उस दिन से कमला का व्यवहार सबके प्रति बहुत बदल जाता है, जिसको देखकर परिवार में सब बहुत खुश होते हैं।